न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं मयूरी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेंगलुरु में ओला की कृत्रिम कंपनी के इंजीनियर की मिली लाश। चीन ने तिब्बत में एक और एयरबस किया एक्शन, लड़ाकू विमानों के साथ Y-20 तैनात। तुर्की पर मेहरबान हुए ट्रम्प, अमेरिकी के कास्टा प्रतिबंधों के ढील देर। अब इस देश में हमास स्टाइल में हमला, 23 लोगों की हत्या। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक कर रहे खुली बगावत। JP नड्डा ने VD शर्मा को लगाई फटकार। सोता रहा ड्राइवर व कंटेनर ट्रक से लाखों रुपए की खुशबू गायब। भारत ने पाकिस्तान को दिया ठिकाना, टीम इंडिया नहीं खेलेंगी एशिया कप। अब खबरें विस्तार से। बेंगलुरु में ओला की कृत्रिम कंपनी के इंजीनियर की मिली लाश। टॉक्सिक वर्क कल्चर से था परेशान। AI टेक कंपनी के 25 साल के इंजीनियर की लाश मिली। आरोप है कि कंपनी में काम का माहौल बहुत खराब था, जिसके कारण इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली। यह घटना 8 मई 2025 को निखिल सोमवंशी नाम के इंजीनियर का शव अंगारा झील में पाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निखिल ओला कंपनी के AI कंपनी कृति में काम करते थे। उन्होंने अगस्त 2024 में कंपनी ज्वाइन की थी। निखिल की मौत की खबर सबसे पहले रेडिट पर एक पोस्ट के जरिए सामने आई। इस पोस्ट में कहा गया कि निखिल पर काम का बहुत ज्यादा दबाव था, जिसके कारण उन्होंने ये कदम उठाया। लोगों के ओला कृति में काम के माहौल को लेकर गुस्सा जाहिर किया। लोगों का कहना है कि वहाँ काम करने का तरीका बहुत टॉक्सिक है। निखिल पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। निखिल सोमवंशी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से बिजनेस एनालिस्टिक में मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। उन्हें 9.30 GPS मिले थे। उन्होंने 2024 के पहले 6 महीनों में 6 महीने की इंटर्नशिप की थी। आरोप है कि उन पर उनके कुछ साथियों का काम भी डाल दिया गया था। ये साथी राजकिरण पानगुटी नाम के एक US आधारित मैनेजर के व्यवहार से परेशान होकर नौकरी छोड़ चुके थे। कंपनी ने ईमेल में बताया उन्होंने 8 अप्रैल को अपने मैनेजर से बात की थी और कहा था कि उन्हें आराम की जरूरत है। उन्हें तुरंत छुट्टी दे दी गई। बाद में 17 अप्रैल को उन्होंने बताया कि वे बेहतर महसूस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें और आराम करने की जरूरत है, इसलिए उनकी छुट्टी बढ़ा दी गई। ओला ने कंपनी के काम के माहौल के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। रेडिट यूजर किरंगा कुस्सो ने यह भी आरोप लगाया कि मैनेजर ने इंजीनियर की मौत के बाद भी कर्मचारियों के साथ बुरा व्यवहार करना जारी रखा। कृत्रिम के कुछ कर्मचारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मैनेजर का व्यवहार हमेशा से ही खराब रहा। वे जूनियर कर्मचारियों को हमेशा नीचा दिखाते थे और उन्हें नालायक बताते थे। ET ने ओला कृत्रिम के एक पूर्व कर्मचारी से बात की। इस कर्मचारी ने आरोप लगाया वे बेकार मैनेजमेंट और लीडरशिप के साथ बहुत साधारण काम कर रहे हैं। वहाँ बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी और भाई भतीजावाद। अप्रैल में कृत्रिम से पिछले 1 साल में लगभग 1 दर्जन जूनियर से लेकर सीनियर मैनेजमेंट स्तर के कर्मचारी जा चुके हैं। ऐसा तब हुआ जब कंपनी AI पर ज्यादा ध्यान दे रही है। जानने वालों में अप्लाइड AI डायरेक्टर आशीष कुमार, VP प्रोडक्ट्स विपुल शाह, वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ AI इंजीनियर गौतम भार्गव और बिजनेस हेड रवि जैन शामिल। AI टेक कंपनी के 25 साल के इंजीनियर की लाश मिली। आरोप है कि कंपनी में काम का माहौल बहुत खराब था, जिसके कारण इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली। यह घटना 8 मई 2025 को निखिल सोमवंशी नाम के इंजीनियर का शव अंगारा झील में पाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निखिल ओला कंपनी के AI कंपनी कृति में काम करते थे। उन्होंने अगस्त 2024 में कंपनी ज्वाइन की थी। निखिल की मौत की खबर सबसे पहले रेडिट पर एक पोस्ट के जरिए सामने आई। इस पोस्ट में कहा गया कि निखिल पर काम का बहुत ज्यादा दबाव था, जिसके कारण उन्होंने ये कदम उठाया। लोगों के ओला कृत्रिम में काम के माहौल को लेकर गुस्सा जाहिर किया। लोगों का कहना है कि वहाँ काम करने का तरीका बहुत टॉक्सिक है। निखिल पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। निखिल सोमवंशी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से बिजनेस एनालिस्टिक में मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। उन्हें 9.30 GPS मिले थे। उन्होंने 2024 के पहले 6 महीनों में 6 महीने की इंटर्नशिप की थी। आरोप है कि उन पर उनके कुछ साथियों का काम भी डाल दिया गया था। ये साथी राजकिरण पानगुटी नाम के एक US आधारित मैनेजर के व्यवहार से परेशान होकर नौकरी छोड़ चुके थे। कंपनी ने ईमेल में बताया उन्होंने 8 अप्रैल को अपने मैनेजर से बात की थी और कहा था कि उन्हें आराम की जरूरत है। उन्हें तुरंत छुट्टी दे दी गई। बाद में 17 अप्रैल को उन्होंने बताया कि वे बेहतर महसूस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें और आराम करने की जरूरत है, इसलिए उनकी छुट्टी बढ़ा दी गई। ओला ने कंपनी के काम के माहौल के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। रेडिट यूजर
किरंगा कुस्सो ने यह भी आरोप लगाया कि मैनेजर ने इंजीनियर की मौत के बाद भी कर्मचारियों के साथ बुरा व्यवहार करना जारी रखा। क्रू टीम के कुछ कर्मचारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मैनेजर का व्यवहार हमेशा से ही खराब रहा। वे जूनियर कर्मचारियों को हमेशा नीचा दिखाते थे और उन्हें नालायक बताते थे। एटी ने ओला क्रू टीम के एक पूर्व कर्मचारी से बात की। इस कर्मचारी ने आरोप लगाया वे बेकार मैनेजमेंट और लीडरशिप के साथ बहुत साधारण काम कर रहे हैं। वहाँ बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी और भाई भतीजावाद। अप्रैल में क्रू टीम से पिछले एक साल में लगभग 1 दर्जन जूनियर से लेकर सीनियर मैनेजमेंट स्तर के कर्मचारी जा चुके हैं। ऐसा तब हुआ जब कंपनी AI पर ज्यादा ध्यान दे रही है। जानने वालों में अप्लाइड AI डायरेक्टर आशीष कुमार, VP प्रोडक्ट्स विपुल शाह, वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ AI इंजीनियर गौतम भार्गव और बिजनेस हेड रवि जैन शामिल। AI टेक कंपनी के 25 साल के इंजीनियर की लाश मिली। आरोप है कि कंपनी में काम का माहौल बहुत खराब था, जिसके कारण इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली। यह घटना 8 मई 2025 को निखिल सोमवंशी नाम के इंजीनियर का शव अंगारा झील में पाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निखिल ओला कंपनी के AI कंपनी क्रू टीम में काम करते थे। उन्होंने अगस्त 2024 में कंपनी ज्वाइन की थी। निखिल की मौत की खबर सबसे पहले रेडिट पर एक पोस्ट के जरिए सामने आई। इस पोस्ट में कहा गया कि निखिल पर काम का बहुत ज्यादा दबाव था, जिसके कारण उन्होंने ये कदम उठाया। लोगों के ओला क्रू टीम में काम के माहौल को लेकर गुस्सा जाहिर किया। लोगों का कहना है कि वहाँ काम करने का तरीका बहुत टॉक्सिक है। निखिल पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। निखिल सोमवंशी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से बिजनेस एनालिस्टिक में मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। उन्हें 9.30 GPS मिले थे। उन्होंने 2024 के पहले 6 महीनों में 6 महीने की इंटर्नशिप की थी। आरोप है कि उन पर उनके कुछ साथियों का काम भी डाल दिया गया था। ये साथी राजकिरण पानगुटी नाम के एक US आधारित मैनेजर के व्यवहार से परेशान होकर नौकरी छोड़ चुके थे। कंपनी ने ईमेल में बताया उन्होंने 8 अप्रैल को अपने मैनेजर से बात की थी और कहा था कि उन्हें आराम की जरूरत है। उन्हें तुरंत छुट्टी दे दी गई। बाद में 17 अप्रैल को उन्होंने बताया कि वे बेहतर महसूस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें और आराम करने की जरूरत है, इसलिए उनकी छुट्टी बढ़ा दी गई। ओला ने कंपनी के काम के माहौल के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। रेडिट यूजर किरंगा कुस्सो ने यह भी आरोप लगाया कि मैनेजर ने इंजीनियर की मौत के बाद भी कर्मचारियों के साथ बुरा व्यवहार करना जारी रखा। क्रू टीम के कुछ कर्मचारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मैनेजर का व्यवहार हमेशा से ही खराब रहा। वे जूनियर कर्मचारियों को हमेशा नीचा दिखाते थे और उन्हें नालायक बताते थे। एटी ने ओला क्रू टीम के एक पूर्व कर्मचारी से बात की। इस कर्मचारी ने आरोप लगाया वे बेकार मैनेजमेंट और लीडरशिप के साथ बहुत साधारण काम कर रहे हैं। वहाँ बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी और भाई भतीजावाद। अप्रैल में क्रू टीम से पिछले एक साल में लगभग 1 दर्जन जूनियर से लेकर सीनियर मैनेजमेंट स्तर के कर्मचारी जा चुके हैं। ऐसा तब हुआ जब कंपनी AI पर ज्यादा ध्यान दे रही है। जानने वालों में अप्लाइड AI डायरेक्टर आशीष कुमार, VP प्रोडक्ट्स विपुल शाह, वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ AI इंजीनियर गौतम भार्गव और बिजनेस हेड रवि जैन शामिल। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन ने तिब्बत में एक और एयरबस किया एक्टिव। लड़ाकू विमानों के साथ Y-20 तैनात। भारत को कितना खतरा। चीन ने तिब्बत में एक और एयरबस को एक्टिव कर दिया है। इसका खुलासा एक ताजा सैटेलाइट तस्वीर से हुआ है। नागरिक गुस्सा एयरबस से अभी तक नागरिक उड़ानों को ऑपरेट किया जा रहा था। अब इस एयरबस पर 4 लड़ाकू विमानों के अलावा एक Y-20 ट्रांसपोर्ट विमान भी नजर आया। ये एयरबस भारत के 3 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के करीब है। यहाँ से 2020 में संघर्ष का बिंदु रहे डेमचोक पर हवाई निगरानी की जा सकती है। इससे पहले नागरिक गुस्सा एयरबस पर अपग्रेडेशन के कारण और बाद में ड्रोन की तैनाती की रिपोर्ट आ चुकी है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने X पर एक सैटेलाइट तस्वीर पोस्ट कर लिखा, तिब्बत ने गारी गुस्सा हवाई अड्डे के नवविकसित सैन्य खंड पर पहली बार लड़ाकू विमान दिखाई दे रहे हैं, जबकि लड़ाकू विमान और Y-20 हवाई अड्डे के लिए नहीं। इस एप्रन का उपयोग इसके हाल ही में विकसित सैन्य विंग की परिचालन तत्परता का सुझाव देता है। Y-20 का आधिकारिक नाम कुप्रेंग है। यह चीन का एक बड़ा सैन्य परिवहन विमान है, जिसे शियान एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ने पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए विकसित किया है। इसे भारी माल और सैनिकों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। Y-20 आकार और क्षमताओं में US C-17 ग्लोबमास्टर
3 के बराबर है। Y-20 का अधिकतम पेलोड 66 टन है और इसकी रेंज 4500 किमी है। चीन तिब्बत में लगातार अपने एयरबसों को अपग्रेड कर रहा है। इसमें एयरबसों के रनवे को बड़ा करने के साथ साथ वहां सैनिकों के रहने के लिए बिल्डिंगों, विमानों को बार करने के लिए बुलेट प्रूफ हैंगर जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही है। ऐसे में भारत के साथ किसी भी संघर्ष में चीन इन हवाई अड्डों का इस्तेमाल कर सकता है। नागरिक गुस्सा एयरबस पर चीन ने J-11 लड़ाकू विमानों को तैनात किया है, जिनकी रेंज 3530 किलोमीटर है। चीन ने तिब्बत में एक और एयरबस को एक्टिव कर दिया है। इसका खुलासा एक ताजा सैटेलाइट तस्वीर से हुआ है। नागरिक गुस्सा एयरबस से अभी तक नागरिक उड़ानों को ऑपरेट किया जा रहा था। अब इस एयरबस पर 4 लड़ाकू विमानों के अलावा एक Y-20 ट्रांसपोर्ट विमान भी नजर आया। ये एयरबस भारत के 3 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के करीब है। यहाँ से 2020 में संघर्ष का बिंदु रहे डेमचोक पर हवाई निगरानी की जा सकती है। इससे पहले नागरिक गुस्सा एयरबस पर अपग्रेडेशन के कारण और बाद में ड्रोन की तैनाती की रिपोर्ट आ चुकी है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने एक्स पर एक सैटेलाइट तस्वीर पोस्ट कर लिखा, तिब्बत ने गारी गुस्सा हवाई अड्डे के नवविकसित सैन्य खंड पर पहली बार लड़ाकू विमान दिखाई दे रहे हैं, जबकि लड़ाकू विमान और Y-20 हवाई अड्डे के लिए नहीं। इस एप्रन का उपयोग इसके हाल ही में विकसित सैन्य विंग की परिचालन तत्परता का सुझाव देता है। Y-20 का आधिकारिक नाम कुप्रेंग है। यह चीन का एक बड़ा सैन्य परिवहन विमान है, जिसे शियान एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ने पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए विकसित किया है। इसे भारी माल और सैनिकों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। Y-20 आकार और क्षमताओं में US C-17 ग्लोबमास्टर 3 के बराबर है। Y-20 का अधिकतम पेलोड 66 टन है और इसकी रेंज 4500 किमी है। चीन तिब्बत में लगातार अपने एयरबसों को अपग्रेड कर रहा है। इसमें एयरबसों के रनवे को बड़ा करने के साथ साथ वहां सैनिकों के रहने के लिए बिल्डिंगों, विमानों को बार करने के लिए बुलेट प्रूफ हैंगर जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही है। ऐसे में भारत के साथ किसी भी संघर्ष में चीन इन हवाई अड्डों का इस्तेमाल कर सकता है। नागरिक गुस्सा एयरबस पर चीन ने J-11 लड़ाकू विमानों को तैनात किया है, जिनकी रेंज 3530 किलोमीटर है। चीन ने तिब्बत में एक और एयरबस को एक्टिव कर दिया है। इसका खुलासा एक ताजा सैटेलाइट तस्वीर से हुआ है। नागरिक गुस्सा एयरबस से अभी तक नागरिक उड़ानों को ऑपरेट किया जा रहा था। अब इस एयरबस पर 4 लड़ाकू विमानों के अलावा एक Y-20 ट्रांसपोर्ट विमान भी नजर आया। ये एयरबस भारत के 3 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के करीब है। यहाँ से 2020 में संघर्ष का बिंदु रहे डेमचोक पर हवाई निगरानी की जा सकती है। इससे पहले नागरिक गुस्सा एयरबस पर अपग्रेडेशन के कारण और बाद में ड्रोन की तैनाती की रिपोर्ट आ चुकी है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने एक्स पर एक सैटेलाइट तस्वीर पोस्ट कर लिखा, तिब्बत ने गारी गुस्सा हवाई अड्डे के नवविकसित सैन्य खंड पर पहली बार लड़ाकू विमान दिखाई दे रहे हैं, जबकि लड़ाकू विमान और Y-20 हवाई अड्डे के लिए नहीं। इस एप्रन का उपयोग इसके हाल ही में विकसित सैन्य विंग की परिचालन तत्परता का सुझाव देता है। Y-20 का आधिकारिक नाम कुप्रेंग है। यह चीन का एक बड़ा सैन्य परिवहन विमान है, जिसे शियान एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ने पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए विकसित किया है। इसे भारी माल और सैनिकों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। Y-20 आकार और क्षमताओं में US C-17 ग्लोबमास्टर 3 के बराबर है। Y-20 का अधिकतम पेलोड 66 टन है और इसकी रेंज 4500 किमी है। चीन तिब्बत में लगातार अपने एयरबसों को अपग्रेड कर रहा है। इसमें एयरबसों के रनवे को बड़ा करने के साथ साथ वहां सैनिकों के रहने के लिए बिल्डिंगों, विमानों को बार करने के लिए बुलेट प्रूफ हैंगर जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही है। ऐसे में भारत के साथ किसी भी संघर्ष में चीन इन हवाई अड्डों का इस्तेमाल कर सकता है। नागरिक गुस्सा एयरबस पर चीन ने J-11 लड़ाकू विमानों को तैनात किया है, जिनकी रेंज 3530 किलोमीटर है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तुर्की पर मेहरबान हुए ट्रंप, अमेरिकी कास्टा प्रतिबंधों में ढील दे रहे एर्दोगन का बड़ा खुलासा। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिक खुले, अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण के कारण तुर्की के रक्षा क्षेत्र पर संयुक्त राज्य अमेरिका के
कास्टास प्रतिबंधों को जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। अल्बानिया से वापसी की उड़ान में पत्रकारों द्वारा तुर्की को मिसाइलों की संभावित बिक्री के लिए हाल ही में अमेरिकी मंजूरी के बारे में पूछे जाने पर एर्दोगन ने कहा कि वह आसानी से कह सकते हैं कि कास्टा में डील दी जा रही है। उन्होंने प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला करने के अधिनियम का हवाला दिया। एर्दोगन ने कहा कि उन्होंने ट्रम्प और अंकारा में वाशिंगटन के नए राजदूत के साथ इस मामले पर चर्चा की है। उन्होंने फ्लाइट में ही कई टिप्पणियों की ट्रांसक्रिप्ट्स के अनुसार कहा, मेरे मित्र ट्रम्प के पदभार ग्रहण करने के साथ हम अधिक खुले, अधिक रचनात्मक, अधिक ईमानदार कम्युनिकेशन पर पहुंच गए हैं। अमेरिका ने तुर्की पर कास्टा प्रतिबंध 2020 में लगाए थे। ये प्रतिबंध नाटो सदस्य होने के बावजूद रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर लगाया गया था। हालांकि तुर्की ने कभी भी S-400 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया और वह आज भी उसके पास निष्क्रिय अवस्था में रखा हुआ है। अमेरिका ने S-400 खरीदने के कारण तुर्की को F-35 प्रोग्राम से भी बाहर निकाल दिया। कास्टा का पूरा नाम काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट है। अमेरिका ने इसे अपने प्रतिद्वंदियों के विरोध के लिए दंडात्मक अधिनियम के रूप में बनाया है। इस कानून को पहली बार 2 अगस्त 2017 को अधिनियमित किया गया था, जिसके बाद इसे जनवरी 2018 में लागू किया गया। इस कानून का उद्देश्य अमेरिका के दुश्मन देश ईरान, रूस और उत्तरी कोरिया की आक्रामकता का सामना करना है। कास्टा एक्ट अमेरिका के राष्ट्रपति को इन देशों के सैन्य और खुफिया क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों और देशों पर 12 में से कम 5 को लागू करने की शक्ति देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति संबंधित देश पर निर्यात प्रतिबंध लगा सकते हैं। इससे उस देश को अमेरिकी रक्षा और व्यापार से जुड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका ऐसे देशों को परमाणु संबंधी वस्तुओं के निर्यात को रोक सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिक खुले, अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण के कारण तुर्की के रक्षा क्षेत्र पर संयुक्त राज्य अमेरिका के कास्टा प्रतिबंधों को जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। अल्बानिया से वापसी की उड़ान में पत्रकारों द्वारा तुर्की को मिसाइलों की संभावित बिक्री के लिए हाल ही में अमेरिकी मंजूरी के बारे में पूछे जाने पर एर्दोगन ने कहा कि वह आसानी से कह सकते हैं कि कास्टा में डील दी जा रही है। उन्होंने प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला करने के अधिनियम का हवाला दिया। एर्दोगन ने कहा कि उन्होंने ट्रम्प और अंकारा में वाशिंगटन के नए राजदूत के साथ इस मामले पर चर्चा की है। उन्होंने फ्लाइट में ही कई टिप्पणियों की ट्रांसक्रिप्ट्स के अनुसार कहा, मेरे मित्र ट्रम्प के पदभार ग्रहण करने के साथ हम अधिक खुले, अधिक रचनात्मक, अधिक ईमानदार कम्युनिकेशन पर पहुंच गए हैं। अमेरिका ने तुर्की पर कास्टा प्रतिबंध 2020 में लगाए थे। ये प्रतिबंध नाटो सदस्य होने के बावजूद रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर लगाया गया था। हालांकि तुर्की ने कभी भी S-400 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया और वह आज भी उसके पास निष्क्रिय अवस्था में रखा हुआ है। अमेरिका ने S-400 खरीदने के कारण तुर्की को F-35 प्रोग्राम से भी बाहर निकाल दिया। कास्टा का पूरा नाम काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट है। अमेरिका ने इसे अपने प्रतिद्वंदियों के विरोध के लिए दंडात्मक अधिनियम के रूप में बनाया है। इस कानून को पहली बार 2 अगस्त 2017 को अधिनियमित किया गया था, जिसके बाद इसे जनवरी 2018 में लागू किया गया। इस कानून का उद्देश्य अमेरिका के दुश्मन देश ईरान, रूस और उत्तरी कोरिया की आक्रामकता का सामना करना है। कास्टा एक्ट अमेरिका के राष्ट्रपति को इन देशों के सैन्य और खुफिया क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों और देशों पर 12 में से कम 5 को लागू करने की शक्ति देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति संबंधित देश पर निर्यात प्रतिबंध लगा सकते हैं। इससे उस देश को अमेरिकी रक्षा और व्यापार से जुड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका ऐसे देशों को परमाणु संबंधी वस्तुओं के निर्यात को रोक सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिक खुले, अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण के कारण तुर्की के रक्षा क्षेत्र पर संयुक्त राज्य अमेरिका के
कास्टास प्रतिबंधों को जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। अल्बानिया से वापसी की उड़ान में पत्रकारों द्वारा तुर्की को मिसाइलों की संभावित बिक्री के लिए हाल ही में अमेरिकी मंजूरी के बारे में पूछे जाने पर एर्दोगन ने कहा कि वह आसानी से कह सकते हैं कि कात्सा में डील दी जा रही है। उन्होंने प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला करने के अधिनियम का हवाला दिया। एर्दोगन ने कहा कि उन्होंने ट्रम्प और अंकारा में वॉशिंगटन के नए राजदूत के साथ इस मामले पर चर्चा की है। उन्होंने फ्लाइट में ही कई टिप्पणियों की ट्रांसक्रिप्ट्स के अनुसार कहा, मेरे मित्र ट्रम्प के पदभार ग्रहण करने के साथ हम अधिक खुले, अधिक रचनात्मक, अधिक ईमानदार कम्युनिकेशन पर पहुंच गए हैं। अमेरिका ने तुर्की पर काट्सा प्रतिबंध 2020 में लगाए थे। ये प्रतिबंध नाटो सदस्य होने के बावजूद रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर लगाया गया था। हालांकि तुर्की ने कभी भी S-400 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया और वह आज भी उसके पास निष्क्रिय अवस्था में रखा हुआ है। अमेरिका ने S-400 खरीदने के कारण तुर्की को F-35 प्रोग्राम से भी बाहर निकाल दिया। कास्टा का पूरा नाम काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट है। अमेरिका ने इसे अपने प्रतिद्वंदियों के विरोध के लिए दंडात्मक अधिनियम के रूप में बनाया है। इस कानून को पहली बार 2 अगस्त 2017 को अधिनियमित किया गया था, जिसके बाद इसे जनवरी 2018 में लागू किया गया। इस कानून का उद्देश्य अमेरिका के दुश्मन देश ईरान, रूस और उत्तरी कोरिया की आक्रामकता का सामना करना है। काट्सा एक्ट अमेरिका के राष्ट्रपति को इन देशों के सैन्य और खुफिया क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों और देशों पर 12 में से कम 5 को लागू करने की शक्ति देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति संबंधित देश पर निर्यात प्रतिबंध लगा सकते हैं। इससे उस देश को अमेरिकी रक्षा और व्यापार से जुड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका ऐसे देशों को परमाणु संबंधी वस्तुओं के निर्यात को रोक सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब इस देश में हमास स्टाइल में हमला, 23 लोगों की हत्या, कई लोगों को बंधक बनाकर ले गए आतंकवादी। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में भीषण आतंकवादी हमला हुआ है। इस हमले की समानता 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए हमास के हमलों से की जा। सुरक्षा सूत्रों और स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस सप्ताह पूर्वोत्तर नाइजीरिया के बोर्नो राज्य में संदिग्ध इस्लामी आतंकवादियों ने कम से कम 23 किसानों और मछुआरों की हत्या कर दी और अन्य को अगवा कर लिया। नाइजीरिया अपने पूर्वोत्तर में लंबे समय से चल रहे विद्रोह से जूझ रहा है, जिसका मुख्य कारण इस्लामी सशस्त्र समूह बोको हराम और उसका सहयोगी इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रांत है। सुरक्षा सूत्रों के और निवासियों ने बताया कि नवीनतम हमला गुरुवार सुबह मालम करती गांव में हुआ। नाइजीरिया की सेना के प्रवक्ता ने टिप्पणी मांगने वाले फोन कॉल और टेक्स्ट सदस्यों का जवाब नहीं दिया। स्थानीय निवासी सानी ओवाल ने फोन पर बताया कि आतंकवादियों ने गांव के पास किसानों और मछुआरों को इकट्ठा किया और 23 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें से कई बिन किसान थे। उन्होंने कहा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को छोड़ दिया, जिसने बाद में समुदाय को सतर्क कर दिया। एक अन्य स्थानीय निवासी उस्मान अली ने कहा कि समुदाय ने मारे गए लोगों के शवों को बरामद करने की कोशिश की थी, लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें वापस खदेड़ दी। पिछले महीने बोर्नो के गवर्नर ने स्वीकार किया था कि वो बोको हराम ने राज्य में फिर से हमले और अपहरण शुरू कर दिए हैं, जिससे सुरक्षा बलों को पहले मिली सफलता पर पानी फिर गया है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के हमलों में 1400 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 300 से अधिक लोगों को बंधक बनाया गया था। बंधकों में आज भी कई हमास के कब्जे में है। इससे अलावा बड़ी संख्या में बंधकों की हमास की कैद में मौत हो गई थी। हमास ने सबसे ज्यादा आम लोगों को निशाना बनाया। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में भीषण आतंकवादी हमला हुआ है। इस हमले की समानता 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए हमास के हमलों से की जा। सुरक्षा सूत्रों और स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस सप्ताह पूर्वोत्तर नाइजीरिया के बोर्नो राज्य में संदिग्ध इस्लामी आतंकवादियों ने कम से कम 23 किसानों और मछुआरों की हत्या कर दी और अन्य को अगवा कर लिया। नाइजीरिया अपने पूर्वोत्तर में लंबे समय से चल रहे विद्रोह से जूझ रहा है, जिसका मुख्य कारण इस्लामी सशस्त्र समूह बोको हराम और उसका सहयोगी इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रांत है। सुरक्षा सूत्रों के और निवासियों ने बताया कि नवीनतम हमला गुरुवार सुबह मालम करती गांव में हुआ। नाइजीरिया की सेना के प्रवक्ता ने टिप्पणी मांगने वाले फोन कॉल और टेक्स्ट सदस्यों का जवाब नहीं दिया। स्थानीय निवासी सानी ओवाल ने फोन पर बताया कि आतंकवादियों ने गांव के पास किसानों और मछुआरों को इकट्ठा किया और 23 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें से कई बिन किसान थे। उन्होंने कहा कि
एक बुजुर्ग व्यक्ति को छोड़ दिया, जिसने बाद में समुदाय को सतर्क कर दिया। एक अन्य स्थानीय निवासी उस्मान अली ने कहा कि समुदाय ने मारे गए लोगों के शवों को बरामद करने की कोशिश की थी, लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें वापस खदेड़ दी। पिछले महीने बोर्नो के गवर्नर ने स्वीकार किया था कि वो बोको हराम ने राज्य में फिर से हमले और अपहरण शुरू कर दिए हैं, जिससे सुरक्षा बलों को पहले मिली सफलता पर पानी फिर गया है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के हमलों में 1400 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 300 से अधिक लोगों को बंधक बनाया गया था। बंधकों में आज भी कई हमास के कब्जे में है। इससे अलावा बड़ी संख्या में बंधकों की हमास की कैद में मौत हो गई थी। हमास ने सबसे ज्यादा आम लोगों को निशाना बनाया। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में भीषण आतंकवादी हमला हुआ है। इस हमले की समानता 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए हमास के हमलों से की जाती। सुरक्षा सूत्रों और स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस सप्ताह पूर्वोत्तर नाइजीरिया के बोर्नो राज्य में संदिग्ध इस्लामी आतंकवादियों ने कम से कम 23 किसानों और मछुआरों की हत्या कर दी और अन्य को अगवा कर लिया। नाइजीरिया अपने पूर्वोत्तर में लंबे समय से चल रहे विद्रोह से जूझ रहा है, जिसका मुख्य कारण इस्लामी सशस्त्र समूह बोको हराम और उसका सहयोगी इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रांत है। सुरक्षा सूत्रों के और निवासियों ने बताया कि नवीनतम हमला गुरुवार सुबह मालम करती गांव में हुआ। नाइजीरिया की सेना के प्रवक्ता ने टिप्पणी मांगने वाले फोन कॉल और टेक्स्ट सदस्यों का जवाब नहीं दिया। स्थानीय निवासी सानी ओवाल ने फोन पर बताया कि आतंकवादियों ने गांव के पास किसानों और मछुआरों को इकट्ठा किया और 23 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें से कई बिन किसान थे। उन्होंने कहा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को छोड़ दिया, जिसने बाद में समुदाय को सतर्क कर दिया। एक अन्य स्थानीय निवासी उस्मान अली ने कहा कि समुदाय ने मारे गए लोगों के शवों को बरामद करने की कोशिश की थी, लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें वापस खदेड़ दी। पिछले महीने बोर्नो के गवर्नर ने स्वीकार किया था कि वो बोको हराम ने राज्य में फिर से हमले और अपहरण शुरू कर दिए हैं, जिससे सुरक्षा बलों को पहले मिली सफलता पर पानी फिर गया है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के हमलों में 1400 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 300 से अधिक लोगों को बंधक बनाया गया था। बंधकों में आज भी कई हमास के कब्जे में है। इससे अलावा बड़ी संख्या में बंधकों की हमास की कैद में मौत हो गई थी। हमास ने सबसे ज्यादा आम लोगों को निशाना बनाया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक कर रहे खुली बगावत। जेपी नड्डा ने वीडी शर्मा को लगाई फटकार, पार्टी को शर्मिंदा कर रहे एमएलए। मध्य प्रदेश में बीजेपी एक अजीब समस्या का सामना कर रही है। कई एमएलए अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को फोन किया। उन्होंने कहा कि जो एमएलए अनाप शनाप बोल रहे हैं उन्हें सख्त संदेश दे, इससे पार्टी के लिए मुश्किल हो रही है। मंत्रियों के ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान भी इसी का हिस्सा है। पिछले कुछ महीनों से एमएलए सरकार को खुलेआम आलोचना कर रहे हैं। वे अपनी नाखुशी भी जाहिर कर रहे हैं। इससे पार्टी को शर्मिंदगी हो रही है। गुना से बीजेपी एमएलए पन्नालाल शाक्य ने बुधवार को मीडिया से कहा कि स्थानीय प्रशासन उन्हें गंभीरता से नहीं लेता, सिर्फ कुछ खास लोगों की ही सुनी जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि वे एससी वर्ग से है, इसलिए उनकी आवाज दबाई जाती है। शिवपुरी एमएलए देवेंद्र जैन ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इसमें एक एसडीएम भी शामिल था। सरकार ने एसडीएम को हटा दिया है, लेकिन जैन और कार्रवाई चाहते हैं। पिछोर एमएलए प्रीतम लोधी लगातार स्थानीय प्रशासन और प्रभार मंत्री के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पार्टी ने उन्हें नोटिस भी दिया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। ये तो कुछ हालिया घटनाएं हैं, ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है। एमपी बीजेपी के सूत्रों ने बताया कि इनमें से कई नेता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए पार्टी कार्रवाई करने से डरती है, क्योंकि उसे बड़े नुकसान का डर है। हालांकि पार्टी ने कुछ कार्रवाई की है। आलोट एमएलए चिंतामणि मालवीन ने 18 मार्च को विधानसभा में उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र में जमीन के स्थायी अधिग्रहण का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि पहले जमीन कुछ महीनों के लिए ही ली जाती थी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। बाद में मालवीय पार्टी की बात मानने की तैयार हो गए। इन सभी घटनाओं से बीजेपी में अंदरूनी कलह साफ दिखाई दे रही है। पार्टी को जल्दी इस पर ध्यान देना होगा, नहीं तो आने वाले चुनाव में उसे नुकसान हो सकता है। पार्टी के बड़े नेता इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और जल्द ही कोई समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखना यह है कि पार्टी स्थिति से कैसे निपटती है और अपने विधायकों को एकजुट रखने में सफल होती है या नहीं। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। सोता रहा ड्राइवर और कंटेनर ट्रक से लाखों रुपए की खुशबू गायब। अब 2 थानों के बीच फंस गया ड्राइवर।
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक अजीब मामला सामने आया है। रोतनिया पेट्रोल पंप के पास एक कंटेनर ट्रक से इलायची के 35 डिब्बे चोरी हो गए। इन सब के बीच हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस यह तय नहीं कर पा रही है कि मामला किस थाने का है। करंजा और पानापुर पुलिस आपस में सीमा विवाद में उलझी हुई है। इस वजह से ट्रक ड्राइवर 2 दिन से शिकायत दर्ज कराने के लिए भटक रहा है। ड्राइवर का कहना है कि उसकी लगभग 5 लाख रुपए की इलायची चोरी हो गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल के हावड़ा बेलगलछिया रोड के रहने वाले अजित मिश्रा एक कंटेनर ट्रक चलाते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह अहमदाबाद से 1000 डिब्बे छोटी इलायची और कुछ अन्य सामान लेकर नेपाल बॉर्डर के पास जोगबनी जा रहे थे। अजित मिश्रा के अनुसार रोतनिया में पेट्रोल पंप से 250 मीटर पहले उन्होंने गाड़ी रोकी और टायर चेक किए। टायर गर्म थे, इसलिए वह वही गाड़ी खड़ी करके टायर ठंडा होने का इंतजार करने लगे। इसी दौरान उन्हें नींद आ गई। करीब 5 बजे जब उनकी नींद खुली तो देखा कि कंटेनर के पीछे वाले गेट का ताला टूटा हुआ था और 35 डब्बे इलायची गायब थी। उन्होंने बताया कि इलायची की कीमत लगभग 5 लाख रुपए ज्यादा है। वही पुलिस को ड्राइवर की बात पर शक है। पानापुर के करियात के थानेदार ने ड्राइवर से कुछ सवाल पूछे। थानेदार ने पूछा कि आमतौर पर कोई भी चालक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकेगा, जबकि ड्राइवर ने पेट्रोल पंप के बजाय सुनसान पोखर के पास ऐसी जगह गाड़ी खड़ी की जहां वो पर पेट्रोल पंप के सीसीटीवी का रेंज खत्म हो जाता है। पुलिस को लगता है कि ड्राइवर जानबूझकर उनके थाना इलाके की शिकायत दर्ज कर रहा है। पुलिस को ड्राइवर और उसके साथ थाने में शिकायत लेकर आए ट्रांसपोर्ट कर्मियों पर भी शक है। अजित मिश्रा पुलिस के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा है। इस वजह से थानेदार का शक और भी गहरा हो गया है। पुलिस को लग रहा है कि यह घटना किसी और जगह हुई है और ड्राइवर जानबूझकर उनके थाने में शिकायत दर्ज कर रहा है। पुलिस इस मामले में ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठा रही है। दूसरी ओर शिकायत दर्ज न होने पर अजित मिश्रा ने ग्रामीण एसपी विद्यासागर से शिकायत की, लेकिन इसके बाद भी उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। क्या ड्राइवर सच बोल रहा है या फिर पुलिस का शक सही है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़े। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत ने पाकिस्तान को दिखाया ठेंगा, टीम इंडिया नहीं खेलेंगी एशिया कप, बीसीसीआई का बड़ा फैसला। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आगामी एशिया कप को लेकर बड़ा फैसला किया है। ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीसीसीआई ने आने वाले महिला और पुरुष एशिया कप खेलने से मना कर दिया। बीसीसीआई ने कथित तौर पर एशियाई क्रिकेट परिषद को बताया है कि वह जून में श्रीलंका में होने वाले महिला इमर्जिंग टीम्स एशिया कप और 2025 के पुरुष एशिया कप से अपनी टीमों का नाम वापस ले रहे हैं। बता दें कि इस वक्त एसीसी के प्रमुख पाकिस्तानी के मंत्री मोहसिन नकवी हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बाद लिया गया है। पिछले महीने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत मुंहतोड़ जवाब दिया था। रिपोर्ट में बीसीसीआई के एक सूत्र के हवाले से कहा गया, भारतीय टीम उस टूर्नामेंट में नहीं खेल सकती जिसका आयोजन एससीसी कर रहा है और जिसका प्रमुख पाकिस्तान का एक मंत्री है। यह देश की भावना है। हमने आगामी महिलाएं इमर्जिंग टीम्स एशिया कप से अपनी वापसी के बारे में एसीसी को मौखिक रूप से बता दिया है और उनकी भविष्य की प्रतियोगिताओं में हमारी भागीदारी भी रोक दी गई है। हम भारत सरकार के लगातार संपर्क में हैं। इस साल का एशिया कप भारत होस्ट कर रहा था। अगले साल के T20 विश्व कप को देखते हुए इसे T20 प्रारूप में खेला जाना था। टूर्नामेंट आखिरी बार 2023 में हुआ था जब भारत ने श्रीलंका को हराकर खिताब जीता था। एशिया कप के अधिकांश प्रायोजक भारत से होने के कारण बीसीसीआई का यह फैसला टूर्नामेंट रद्द होने का कारण भी बन सकता है। भारत के अलावा इन टूर्नामेंट में श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल होते। एशिया कप का पिछला संस्करण पाकिस्तान द्वारा आयोजित किया गया था, लेकिन बीसीसीआई द्वारा अपनी टीम को सीमा पार भेजने से इनकार करने के कारण टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में खेला गया था। भारत के सभी मैच श्रीलंका में हुए थे। इसी तरह इस साल की शुरुआत में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी में भी हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल किया गया था, जिससे भारत ने अपने सभी मैच दुबई में खेले थे। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।